हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि कल के वीडियो में हमने बेसिक ग्रामर टेंस टॉपिक की चर्चा की थी और उसमें हमने उसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर ली थी कि टेंस कहाँ से आया है, किस शब्द से बना है, इसका मतलब क्या है, टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस के प्रकार कितने हैं। ये सब कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी बोर्ड पे देखें कि जैसा कि हमारा टॉपिक कल था कि टेंशन नहीं होगी अब टेंस की, या टेंस की टेंशन अब होगी दूर। जैसा कि हमारा कल स्लोगन था कि टेंस की टेंशन को हम दूर कर लेंगे, और इसके द्वारा हमने ये शुरुआत की थी और हमारा बेसिक टॉपिक था टेंस, जिसमें अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। और शुरुआत में हमने बात की थी कि चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई सा भी टेंस हो, हमने ये जाना था कि प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। तो मेजरली टेंस की संख्या 3 होती है और कुल संख्या 12 होती है। हमने जो जानकारी ली थी उसको आगे बढ़ाते हुए हमने बात की थी कि प्रेजेंट के 4 प्रकार इस प्रकार से होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही जो नाम है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारे पास्ट टेंस के साथ और फ्यूचर टेंस के साथ जुड़ जाएं तो हमारी टोटल संख्या 12 हो जाती है। अब हमने कल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू कर दिया था। हमने कल प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शुरू कर दिया था और इसके बारे में हमने कुछ आधारभूत बेसिक बातों की चर्चा कर ली थी। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, हमारे टेंस की हमने चर्चा की थी कि नाम से स्पष्ट है कि टेंस का मतलब है वर्ब से। टेंस का मतलब है वर्ब से और वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी कार्य। यानी इस टेंस में जो कार्य होगा वो कार्य होगा तो वर्तमान समय में, कार्य जो होगा वो होगा वर्तमान में, प्रेजेंट में, लेकिन उस कार्य के होने का हमें पक्का पता नहीं होगा कि वो कार्य कब हुआ और कब पूरा होगा। यानी उसके शुरू होने का, उसके खत्म होने का, एंड होने का समय हमें पता नहीं होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट शब्द को देखें तो ये बना है इन प्लस डेफिनिट। डेफिनिट शब्द आप जानते हैं, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, अर्थात ऐसा टेंस जिसमें कार्य प्रेजेंट में होता है लेकिन उसके होने का हमें निश्चित पता नहीं होता है, इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके बाद हमने एक स्टेप बाय स्टेप 5 से 6 स्टेप जानी थी कि प्रत्येक टेंस को पढ़ने के लिए हमें उसकी आधारभूत बेसिक 5 से 6 चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था यूज। कोई भी टेंस हो उसका हमें यूज पता होना चाहिए कि इस टेंस का यूज कब और किस प्रकार के वाक्यों में होता है। तो जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने शुरुआत कर दी थी, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किन किन स्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में किया जाता है वो आपके सामने है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले इसका प्रयोग किया जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसे हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, कि जो सेंटेंसेस पूरी दुनिया मानती है कि ये बात सच है। और इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि जैसे एक वाक्य आता है द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। तो ये केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है कि सूर्य पूर्व में उगता है। प्रत्येक प्रकार की प्रत्येक स्टेप का हम एग्जाम्पल आगे भी बात करेंगे, एक बार हम स्टेप को जान लें। इसके बाद में 2 नंबर पे आता है डेली रूटीन। दैनिक दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम कार्य करते हैं, जो हमारी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है, उस वाक्यों को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसके अलावा टीवी और रेडियो पर जो हम कमेंट्री सुनते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनती है। न्यूज़पेपर जो हम देखते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उनमें जो हेडिंग होती है, जो लाइंस होती है,
वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। फिक्स्ड फ्यूचर एक्शंस यानी जो कार्य भविष्य के हैं लेकिन उनको पहले से तय कर दिया जाता है, उन वाक्यों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। इसका एक एग्जांपल है, और मैंने पहले बताया था कि ये सेंटेंस ऐसा है जो टेंस और टाइम में डिफरेंस पैदा करता है। एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि फ्यूचर फिक्स्ड एक्शन कौन सा होता है। जैसा कि वाक्य है, मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द month of December। सेंटेंस है मिस्टर शर्मा रिटायर्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। इस वाक्य को देखने से ऐसा लगता है कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि कल हमने चर्चा की थी एस या ईएस वाली स्थिति, तो ऐसे में यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है, लेकिन इसका जो समय है वो फ्यूचर की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि इसका हिंदी में अगर अर्थ देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि मिस्टर शर्मा दिसंबर में रिटायर्ड होते हैं। इसका हिंदी अर्थ होगा कि मिस्टर शर्मा दिसंबर के महीने में रिटायर्ड होंगे। तो ऐसे में ये एक पहले से तय किया हुआ फिक्स्ड फ्यूचर सेंटेंस है, और ऐसे में यहाँ फ्यूचर टाइम होने के बावजूद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। ये इसके कुछ फिक्स स्टेप हैं। इसके बाद में बात करें कोटेशंस में, तो कोटेशन का मतलब होता है सुविचार। जो हम बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उनके जो सुविचार हम देखते हैं दीवारों पे, पोस्टर में, किताबों में, तो वो अक्सर ये कोटेशन जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी गणितीय जो गणनाएं होते हैं, गणित की गणना से संबंधित जो सेंटेंस होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं। इसके आगे बात करें तो हियर और देयर वाले सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जो हियर से और देयर से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन आता है, लेकिन वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही माने जाते हैं। और इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल है वो है प्रोवर्ब और आइडियम। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत और आइडियम का मतलब होता है मुहावरा। और जो हम हिंदी में, इंग्लिश में जो कहावतें पढ़ते हैं, मुहावरे पढ़ते हैं, ये भी ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। इस प्रकार से ये हमने स्टेप पढ़ी। इसके बाद में हम आगे जो चर्चा की थी कल उसकी भी बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी जो चर्चा कर ली थी उसमें हमने बात की थी इसकी हेल्पिंग वर्ब की, पहले रिकॉग्निशन की। तो रिकॉग्निशन की बात करें तो रिकॉग्निशन दो प्रकार की थी, एक हिंदी रिकॉग्निशन और एक इंग्लिश रिकॉग्निशन। हिंदी रिकॉग्निशन में हम वाक्य के अंत में देखते हैं कि जो हिंदी वाला वाक्य है उसके एंड में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य था। और इसके लिए आपको बेसिक जानकारी दी थी कि ऐसे हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, तीहूं आदि शब्द आते हैं तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। और अगर हम बात करें इंग्लिश डेफिनेशन की, इंग्लिश रिकॉग्निशन की, तो इंग्लिश रिकॉग्निशन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो या तो वाक्य के सब्जेक्ट के बाद में या फिर वाक्य के सबसे लास्ट में एडवर्ब्स के रूप में, अदर वर्ड के रूप में आते हैं, जो अक्सर टाइम शोइंग वर्ड्स होते हैं, समय को बताने वाले शब्द होते हैं। उन शब्दों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कुछ शब्द हम आपके सामने बोल रहे हैं, कल हमने लिखा था, ऑलवेज है, डेली है, सेल्डम है, ऑफन है, एवरीडे है, वंस ए डे है, आदि जो शब्द होते हैं, इन शब्दों को देख करके हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसके बाद में हम तीसरे नंबर पे गए थे, तो तीसरे नंबर पे हमने बात की थी एचबी की, और एचबी में हमने दो पढ़ा था, एक तो डज थी हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक डू, चाहे डू या डज कह लो या डज या डू कह लो। इन दोनों के प्रयोग को भी हमने पढ़ा था कि डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और डज का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी एक वचन संज्ञाओं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है।
तो हेल्पिंग वर्ब की हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में हमने मैन वर्ब की बात की थी। तो मैन वर्ब में दो स्थितियां बताई थी, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है, और आई वी यू दे वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आपको ये भी बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस तभी लगेगा जब आपके वाक्य का इंग्लिश सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल होगा तो एस या ईएस नहीं लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही एस या ईएस लगता है। ये बात हमने जानकारी में ले ली थी। इसके बाद में अब हमने लास्ट में 5वें नंबर पे हमने ये पढ़ा था कि सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करें, हिंदी वाले वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करें। इसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वैसे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव में नेगेटिव आ जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। लेकिन अभी हम टेंस में बेसिक के 3 प्रकार के वाक्यों की ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, 3 प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखेंगे, जिनके फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। एक एक की हम डिस्कस करते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है और किस प्रकार से उसको फॉलो करना है। तो हमारा जो वाक्य आएगा उस वाक्य को, हिंदी वाले वाक्य को देखना है और पहचानना है कि वो वाक्य किस प्रकार का है, और फिर पहचान करने के बाद हमें इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए, शब्दों को सही जगह रखते हुए उसका सही ट्रांसलेशन करना है, जिसके लिए हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस वो होगा जिस सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाक्य की बात कर रहा हूं, जिस वाक्य के लास्ट में इंग्लिश में तो आपको फुल स्टॉप मिलेगा, ये वाला साइन, और इंग्लिश में आपको हिंदी वाला फुल स्टॉप आपको मिलेगा, जो ऐसी रखी आपको लाइन खड़ी मिलेगी। इस लाइन को देखा और वाक्य को देखा तो उस वाक्य में ना तो कोई नहीं शब्द आएगा और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाएगा। उस वाक्य को, साधारण वाक्य को सिंपल सेंटेंस कहते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस भी हम इसे कह सकते हैं, हिंदी में इसे सकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। और इस वाक्य को हम इस फॉर्मूले के आधार पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हम सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में उस वाक्य की जो वर्ब है उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगी। और आपको बता रखा है कि एस या ईएस आएगी या नहीं आएगी वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तभी एस ईएस लगेगा, अन्यथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रख देंगे। इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में जो बच गया है, चाहे वो टाइम शोइंग वर्ड्स हो या अन्य कोई ऑब्जेक्ट के अलावा शब्द हो, उनको हम रख देते हैं अदर वर्ड में, और लास्ट में इंग्लिश का फुल स्टॉप पूर्ण विराम लगा देते हैं। ये तो रही बात हमारे सिंपल सेंटेंस की। एक सेंटेंस का हम एग्जांपल भी लेंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम जस्ट अगले स्टेप में करेंगे। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है? नेगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें नहीं शब्द का बोध हो, प्रश्न नहीं होना चाहिए, लेकिन सिंपल सेंटेंस होते हुए अगर उसमें नहीं शब्द का बोध हो, नहीं शब्द आता है, उसमें कार्य को नहीं करने के लिए कहा जाता है, कार्य नहीं किया जाता है उसमें, तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उसमें सिंपल सेंटेंस की जगह नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में हम ऊपर वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इसमें हमें नोट लगाना है। सिंपल सेंटेंस से थोड़ा अलग इसमें नोट आता है, और ये जो नोट लगेगा ये नोट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पे लगेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, सिंपल इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और इसका प्रयोग हम जान चुके हैं कि सब्जेक्ट के आधार पर इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह या तो डू आएगा या डज आएगा, और उसके बाद में नोट लगा देंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब यहाँ एस या ईएस का सवाल नहीं होगा, अब सिर्फ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि हमने पढ़ा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल सिंपल सेंटेंस में आती है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव के सिंपल प्लस नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
इसके बाद में वही स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा और फुल स्टॉप लगा देंगे। इसके बाद में हम चलेंगे तीसरे प्रकार का वाक्य इंटेरोगेटिव, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव कहते हैं तो हिंदी में से कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है। और प्रश्न की बात करें तो इंग्लिश में और हिंदी में प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक वो प्रश्न जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंग्लिश में, और एक वो प्रश्न जो WH वर्ड से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, WH वर्ड वाला प्रश्न WH वर्ड से शुरू होता है। और हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी जो वाक्य होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न वो होगा जिस हिंदी वाक्य में शुरू में आपको क्या मिलेगा और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, और बीच में सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट आदि शब्द आपको मिलेंगे हिंदी वाक्य में। तो अगर किसी वाक्य में शुरू में क्या हो तो उस वाक्य को ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत करेंगे और उसके लिए ये फॉर्मूला होगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हेल्पिंग वर्ब वाला जो वाक्य है वो भी दो प्रकार से बनाया जाता है। एक हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस सिंपल जिसमें नहीं शब्द नहीं होगा, और एक हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न लेकिन उसमें नहीं शब्द होगा, और वो जो नहीं शब्द होगा उसका फॉर्मूला अलग होगा। दोनों फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। जब सिंपल हमारा प्रश्न होगा तो उस वक्त हम सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में डू या डज होगा। डू या डज क्या है यहाँ पे इस हेल्पिंग वर्ब की जगह, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में डू या डज होगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ब। यानी यहाँ पर हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है। उसके बाद में अगर हमारे प्रश्न में, हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न में हिंदी वाक्य में नहीं आ जाए तो ऐसे में वहां पर पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, और हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य के इस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। अगर क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉर्मल स्थिति है तो हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह पहले की जैसे रहेगी, यहाँ डू या डज में से एक आएगी, सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा। अब हमें इस वाक्य को प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक बनाने के लिए सब्जेक्ट में नोट लगाना है। जानकारी के लिए बता दें कि नोट जो है वो चाहे तो हम डू या डज के आगे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका प्रचलन अभी नहीं है क्योंकि स्पोकन भाषा में तो हम हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाते हैं और राइटिंग के अंदर हम सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाते हैं। जब हम लिखते हैं तो नोट सब्जेक्ट के बाद में बेटर माना जाता है, और जब हम इंग्लिश स्पोकन करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, और ये सभी प्रकार के टेंसेस में लागू होता है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे के वैसे रहेगी और अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट हमारा वही रहेगा जो हमेशा आता है। इस प्रकार से इसमें और इसमें सिर्फ नोट का अलग अंतर है, और नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे सुविधा के लिए। बाकी आप चाहे तो नोट यहाँ डू और डज के बाद भी लगा सकते हैं। चौथे अगर हम बात करें दूसरे नंबर की WH वर्ड की, तो वहां पे WH वर्ड वाला जो वाक्य होगा इसमें आपको शुरू में क्या नहीं मिलेगा। इसमें जो वाक्य होगा उसमें आपसे प्रश्न तो पूछा जाएगा, लेकिन उसमें शुरू में क्या नहीं होकर के वाक्य के शुरू से लेकर अंत तक कोई ना कोई एक WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द होगा। और WH वर्ड जो है वो बहुत सारे होते हैं। एक WH फैमिली होती है, WH वर्ड बहुत सारे हैं जिसमें कोई सा भी WH वर्ड हो सकता है, जैसे वाट है, वेन है, वेयर है, हाउ मच, हाउ मेनी, etc बहुत सारे WH वर्ड होते हैं। तो उन WH वर्ड में से कोई भी हिंदी में आ सकता है, और वो अगर प्रश्न है तो उसको इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं, इस फॉर्मूले से बनाते हैं। ये भी दो प्रकार का हो सकता है, ये भी दो प्रकार का हो सकता है, WH वर्ड सिंपल और WH वर्ड नेगेटिव। तो इस प्रकार से यहाँ पे वही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर ये WH वर्ड वाला सिंपल है तो ये हेल्पिंग वर्ब वाले सिंपल के हिसाब से बनेगा, बस थोड़ा सा अंतर है। ऊपर वाला जो सिंपल फॉर्मूला है इसमें केवल आगे WH वर्ड आ जाता है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब नोट वाला है इसमें WH वर्ड नेगेटिव वाले में सिर्फ WH वर्ड आ जाता है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है। इसमें सिर्फ इस शब्द को अगर मैं छोड़ दूं, हटा दूं, तो ये वो का वो फॉर्मूला है। इसलिए ये जो WH वर्ड वाला है इसमें वो WH वर्ड, वो प्रश्नवाचक शब्द जो पूछा गया है
वो यहाँ लगा देते हैं। बाकी नियम हेल्पिंग वर्ब वैसे के वैसे, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब हमें फर्स्ट फॉर्म रखनी है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, अदर वर्ड अपनी जगह रहेगा। और इसी प्रकार से WH वर्ड नेगेटिव में भी हमें WH वर्ड वैसे के वैसे रखना है, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह। यहाँ जैसे सब्जेक्ट के बाद में सिर्फ नोट लगाया था, यहाँ भी हमें सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाना है। और इस प्रकार से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ये अदर वर्ड ऑब्जेक्ट अपनी जगह रहेंगे। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके सेंटेंसेस एक-एक एग्जांपल से चर्चा करते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे हम